चलो, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है विश्व के प्रमुख संगठन। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोगों ने इसका टॉपिक उठाया है विश्व के प्रमुख संगठन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख संगठन, ये हम लोग का टॉपिक है, ठीक है ना? आराम समझना। ये बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। कल हमको कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 हजार लोग देखने चाहिए, ठीक है? कल हम लोग कम से कम 2-3 हजार लोग देखने चाहिए। और ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? रोज रोज तुम लोग चले जाते हो, बस 700-800 लोग आ जाते हैं, बस वही मौज लेके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आना पड़ेगा, ठीक है? चलो भाई, तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। आराम समझना, धीमे धीमे पढ़ाता हूं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। क्लियर है? 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। फिर इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, जो आपका बच्चा द्वितीय विश्व युद्ध है, उस द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था, खत्म 1918 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था, खत्म 1945 में हुआ था। अब समझो इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है 19-19-19-19। तो 19-19 को छोड़ दो, 19-19 को छोड़ दो, 19-19 को छोड़ दो, 19-19 को छोड़ दो। 9 में 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, 61 आया। वेरी गुड, चला। 4 में 1 गया 3, 8 में 1 गया 7, कितना आया? 37। और ये क्या आया? 61। इसका मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, 37 देशों ने भाग लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 61 देशों ने भाग लिया था। क्या ये बात समझ में आई? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 वाले विश्व युद्ध में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 देशों ने भाग लिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 61 देशों ने भाग लिया था। कैसे निकाला? लास्ट वाले से डिजिट घटा दी। 4 में 1 गया 3, 8 में 1 गया 7, 9 में 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, आ गया, आसानी से आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, इसके लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ। क्या बनाया गया था बच्चा? राष्ट्र संघ, जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। जिसे क्या कहते हैं बेटा? लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, ठीक है ना? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अच्छे से काम नहीं कर पाए, लेकिन लीग ऑफ नेशंस अच्छे से काम नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि ट्रीटी हुई। कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ वर्सेल, यानी कि वर्साय की संधि। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई, इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल में क्या किया गया कि वर्साय की संधि के तहत पूरा आरोप लगा दिया गया, है ना? अच्छा ठीक है, तो हाँ, नहीं आराम से पढ़ो, ठीक है? मजा आ गया ना? ट्रिक, अरे ट्रिक ये तो सब तो बच्चों के खेल है, तो मैं इसे बताते रहते क्लास में, है ना? समझो। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई, अच्छा ये वर्सेल क्या है? ये वर्साय क्या है? आपके मन में अगर आ जाए कि सर ये वर्साय क्या है, अभी बेटा रुक जाओ, बता रहा हूं, विपिन कुमार जी बता रहा हूं, ठीक है? ये वर्सेल क्या है समझिएगा। आपको पता है कि फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। फ्रांस का सम्राट कौन था बच्चा? तो लुई 16वां था। अभी जब फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था, इसका जो महल था, इसका जो महल था उसका नाम था वर्साय। इसके जो महल का नाम था वो था वर्साय। बात समझ में आ रही है? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल, इस वर्साय जो था वो महल था फ्रांस के सम्राट का। समझ में आ गया? तो यहीं पर साइन हुई थी, इसलिए इसको वर्साय संधि कहा जाता है। अब समझो, ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद सारा आरोप लगा दिया गया था जर्मनी के ऊपर। जर्मनी से कह दिया गया कि अब तुम 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते हो। समझ में आ गया? सारा भुगतान तुम ही भरोगे, यानी जर्मनी की ऐसी की तैसी कर दी। जब जर्मनी की ऐसी तैसी कर दी तो जर्मनी को लगा कि अपना कुछ है नहीं, अपना कुछ है नहीं। जर्मनी के राष्ट्रपति चार्ल्स हिंडनबर्ग थे। इसके पहले हिटलर आया था। हिटलर ने एक बार मुंह उठाने की कोशिश करी थी तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। फिर वो निकला, फिर हिंडनबर्ग को साथ दिया। साथ देने के बाद उसने एक भाषण दिया, भाषण में सभी लोग प्रभावित हो गए। इसके बाद उसने कहा देखो अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए सब कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हिटलर ने लोगों को समझा दिया कि हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिला देंगे। सभी लोग खुश हो गए।
सभी लोग खुश हो गए। जर्मनी ने पहला हमला किया चेकोस्लोवाकिया पर। जब जर्मनी ने पहला हमला चेकोस्लोवाकिया पर किया तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सोचा जर्मनी गुस्से में हमला कर दिया है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, इतने सारे लोन भरने पड़ रहे थे जर्मनी को कि जर्मनी परेशान था। वैसे ही सबको पैसे देना पड़ रहा था क्योंकि आरोप उसी के ऊपर लग गया था, सब लोग उसी को गरिया रहे थे। तो यहां पर जो हिटलर था, यहां पर जो हिटलर था, आप हिटलर की बात जान रहे हो ना? हाँ, हिटलर था, बता रहे, नाजीवाद का संस्थापक, जो हिंडनबर्ग को भी समाप्त करवा देता है ना, जो संसद में आग लगवा देता है, सब कुछ पलट के धर देता है, संविधान का तख्ता पलट कर देता है। तो जो हिटलर था वो लोगों को समझा दिया। सर थोड़ा कहानी बता दो। हाँ बेटा, देवेश जी कहानी बता रहे हैं, कहानी ही बता रहे हैं, समझो। तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने समझाने में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब कोई लिख देता है सर डिसलाइक कर रहा है कोई, तो हमारा दिमाग उसी में चला जाता है, पढ़ाने दो थोड़ा सा पढ़ाने दो, है ना, समझो। तो क्या हुआ कि जर्मनी को बहुत सारे लोन भरने पड़ रहे थे, तो अमेरिका ने कहा कि तुम परेशान मत हो, है ना, हम तुम्हें सहायता करेंगे। जर्मनी से कहा अमेरिका ने, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अमेरिका ने बहुत लोन प्रोवाइड कराया, अमेरिका ने जर्मनी को बहुत सारा लोन प्रोवाइड करवाया, मशीन सब दे दी। अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था धीमे धीमे ऊपर उठने लगी। लेकिन अगर आपको याद हो, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो, तीसा की मंदी, है ना, तो 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी आ गई थी, और विश्वव्यापी मंदी में सभी देश हो गए परेशान, बेरोजगारी हर जगह फैलने लगी, अमेरिका परेशान। तो अमेरिका ने जर्मनी से कहा भैया हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जितना हमने तुमको पैसा दिया है मेरा पैसा वापस कर दो, जितने हमने तुमको लोग दिए हैं, मशीन दी है, वो सब हमको वापस कर दो। जर्मनी ने कहा भाई ऐसा मत करो। कहा ऐसा कैसे ना करें। अब जर्मनी को सारा लोन अमेरिका का वापस करना पड़ा, जर्मनी वापस रोड पे आ गया। अब जर्मनी के पास कुछ नहीं बचा, ऊपर से उसको पैसा अलग से देना पड़ रहा था। तो हिटलर ने लोगों को समझा दिया कि हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकते हैं। जर्मनी ने हमला कर दिया चेकोस्लोवाकिया पर, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, लोगों को खाना मिल गया चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने के बाद। लोगों को लगा भाई हिटलर के अंदर जान है, हिटलर सही आदमी है, हिटलर ने कहा मजा आ गया। जर्मनी ने तुरंत ही हमला कर दिया पोलैंड पर। जैसे पोलैंड पर हमला किया, ब्रिटेन के होश उड़ गए, अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्होंने 1 सितंबर 1939 को जैसे पोलैंड पर हमला किया, वर्ल्ड वॉर की घोषणा कर दी। अमेरिका ने कहा तुम लड़ो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, जर्मनी में हिटलर ने सपना देखा, क्या कि कंप्लीट यूरोप पर कब्जा, पूरे यूरोप पर कब्जा। किसने देखा? जर्मनी ने। जर्मनी अपना सपना देख रहा है, नाजीवाद का संस्थापक हिटलर अपना सपना देख रहा है। उसी के नीचे इटली, बाइजेंटीन अंपायर, रोमन साम्राज्य, जिसका पहले बहुत बड़ा प्रभुत्व हुआ करता था। इटली में एक बड़बोला शासक, फांसीवाद का संस्थापक मुसोलिनी ने सोचा कि हम भी यूरोप पर कब्जा करेंगे। तो इधर इटली ने सपना देखा कंप्लीट यूरोप पर कब्जा। मुसोलिनी ने, इटली में फांसीवाद का संस्थापक मुसोलिनी ने सपना देखा पूरे यूरोप पर कब्जा, और इधर हिटलर ने भी देखा पूरे यूरोप पर कब्जा। लेकिन जापान ने अपना सपना देख रखा था, कंप्लीट पैसिफिक ओशन पर कब्जा, पूरे प्रशांत महासागर पर कब्जा। देखो तीनों देश अलग अलग हैं, जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों देश अलग अलग हैं, समझ रहे हो? तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीनों का एक ही सपना है, कब्जा कब्जा कब्जा। ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो यही शिवम पाल, यही कर लो, हेलो, बस पढ़ना नहीं है लोगों को। अरे यार हम कमेंट देखना बंद कर देंगे, ठीक है ना, एक अच्छा सा माहौल बना रहे हैं। यही तो ऑफलाइन ऑनलाइन में यही अंतर है यार, समझो। तो जर्मनी, इटली और जापान, तो जापान का सम्राट हिरोहितो था, हिरोहितो, ठीक है। इटली के में फांसीवाद का संस्थापक मुसोलिनी था, जर्मनी में नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। तीनों देख रहे थे सपना अपना अपना कब्जा करने की। हिटलर ने दिमाग लगाया क्या कि चेकोस्लोवाकिया को जीतते हुए, पोलैंड पर कब्जा करते हुए, नॉर्वे और इधर के छोटे छोटे स्पार्टा द्वीप को जीतते हुए, है ना, फिर हम लोग पहुंचेंगे एशिया और लास्ट में रशिया पर कब्जा करेंगे। हिटलर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि हिटलर भूल गया था कि उसने सपना जो देखा है ठीक है यूरोप पर कब्जा करने का, लेकिन वो घुस गया था एशिया में, रशिया पर, और रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। ये गलती हो गई।
अब लगातार जीतते 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 जब हिटलर रशिया की तरफ बढ़ा तो भैया चढ़ना पड़ता है ना, हिटलर को तो चढ़ना पड़ेगा ना उसकी सेना को। हिटलर की सेना थक गई, रशियन पीछे होते चले गए, ऊपर बढ़ते चले गए, ऊपर बढ़ते चले गए। तो देखो ऊपर से नीचे आना आसान है, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है। तो रास्ते में कुर्ग नाम की जगह पड़ी जहां पर सेना परास्त हो गई और फिर रशियन की जो आर्मी थी वो आगे बढ़ी और हिटलर के सैनिकों को धड़ 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 सब खत्म। इधर से रशियन आगे बढ़ने लगे। हिटलर ने दिमाग लगाया, हिटलर ने सोचा क्या कर सकते हैं। मैं बताऊं हिटलर के बहरूपिये थे, हिटलर ने अपने ही शकल के कई सारे आदमी पाल रखे थे क्योंकि उसको अपने जान का खतरा बहुत था। वो सोचता था हम कभी भी मर सकते हैं। एक बार सुभाष चंद्र बोस जाते हैं हिटलर से मिलने, आपको पता है ना सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र को हिटलर ने ही कहा था। समझो सुभाष चंद्र बोस एक दिन गए थे हिटलर से मिलने, ठीक है, तो बैठे आराम से, तो सेक्रेटरी आई, बताइए किससे मिलना है, कहा मैं हिटलर जी से मिलना है, कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बहरूपिया आया और ऐसे करके और कहा हेलो सुभाष, है ना, हेलो सुभाष मैं हिटलर हूं, उसने ऐसे करके हाथ मिलाया। तो सुभाष जी ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं इंडिया से आया हूं और मुझे हिटलर से मिलना है। तो वो सोचा हाँ मैं ही हिटलर हूं, कहा आप हिटलर नहीं है, जो हिटलर है उनको बुलाइए। तो एक आदमी अंदर गया, फिर दूसरा आया, उसने भी कहा हाँ सुभाष जी बताइए मैं हिटलर, बताइए आप कैसे हैं, उसने फिर से हाथ बढ़ाया। तो सुभाष जी ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं इंडिया से आया हूं और मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, कृपया उनको बुलाइए। अच्छा 3-4 बार हुआ, हिटलर परेशान कि ये कैसे पता चल गया यार, है। तो इसके बाद हिटलर आया, असली वाला हिटलर आया और वैसे खड़ा हो गया, हाँ बताओ क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो और तुम उनको पहचान कैसे गए। कहा सर देखिए आपकी प्रतिष्ठा है, आप फेमस व्यक्ति हैं, आपसे लोग मिलने के लिए खुद ही आते होंगे, लेकिन आपके जितने भी बहरूपिये हैं उन सब लोगों ने हम पहले ही हमारे सामने हाथ बढ़ा दिया, वो पहले झुक गए। अगर आप हिटलर होते तो आप पहले झुकते नहीं। बस ये इसकी कहानी थी, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई, वेरी गुड। तो मैं जो बता रहा हूं उसको आराम समझो। अब सर ये सब सुना है हमने आपसे पेड बैच में, अरे फ्री में भी सुन लो। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये सिलेबस में नहीं है। अब सिलेबस में हो चाहे ना हो, तुम निकलो, जब सिलेबस आ जाए तब आ जाना, ठीक है। सिलेबस में ये भी नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये भी लिखा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं, तो संगठन बना कैसे था पहले इसको समझ लो। विश्व का जो सबसे पहला संगठन बना था वो कैसे बना था, उसकी पूरी अवधारणा सुन लो पहले, है क्या है क्या नहीं है। हम बंद कर देंगे यार पढ़ाना, हमें रोज तुम लोग गुस्सा दिलाते हो, कोई ना कोई एक ऐसा अपवाद आ जाता है जो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है हमें चढ़ जाता खूब पारा। हाँ अरशद अहमद खुश रहो बच्चा। अरशद अहमद अहमदनगर से हैं, अच्छा अहमदनगर का राजा था मलिक अंबर। मलिक अंबर जो था वो गुरिल्ला युद्ध बहुत अच्छा लड़ता था। गुरिल्ला युद्ध वैसे उसने महाराणा प्रताप से के वंशजों सीखा था, फिर शिवाजी ने भी उसको अपनाया था। मलिक अंबर से अहमदनगर को शाहजहां ने खींचा था। अकबर की हिम्मत नहीं थी कि मलिक अंबर को हरा पाए या अहमदनगर को छीन पाए, है ना। चलो ये सब बातें लोग कभी और करेंगे। तो ये सब आपको समझ में आया, तो यहां तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो जब कुर्ग नाम के स्थान पर नाजीवादी यानी कि जो हिटलर की सेना थी वो थक गई, फिर रशियन की आर्मी आगे बढ़ने लगी। हिटलर ने अपने कई बहरूपिये बना रखे थे, तो अंत तक हिटलर ने जब सुसाइड कर ली थी, ईवा ब्राउन को गोली मार दी और अपने आप को बंकर में गोली मार के शूट कर लिया, है ना, तो उसके बहरूपियों ने उसका कार संभाला और बहुत लंबे समय तक लोगों को पता ही नहीं चला कि हिटलर मर चुका है। ये सब कहानी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी जान माल की हानि हुई, इतनी जान माल की हानि हुई बच्चा, है ना, कि अब 51 देश, जो बड़े देश थे उनकी संख्या थी 51, जो बड़े बड़े देश थे जिनका कुछ ना कुछ अस्तित्व था, जिनका कुछ ना कुछ क्या था बच्चा, अस्तित्व था, वो 51 थे। इन 51 देशों ने आपस में बातचीत करी कि भाई अब वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, है ना, इससे बहुत परेशानी होती है, बहुत खुजली होती है। तो अब कहा गया कि जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है ना, तो अर्थव्यवस्था के आधार पर, शक्ति देखने के आधार पर हम लोग ऐसे संगठन को निर्माण करेंगे और ये संगठन में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, जो भी देश शामिल होगा, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब लोगों को यह महसूस हुआ कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो बाकी लोग उनको समझाएंगे कि लड़ाई दंगा बंद करो, है ना। कहा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो जो मित्र राष्ट्र थे,
जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र कौन थे, है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ठीक है ना। तो जो मित्र राष्ट्र थे उन सब लोगों ने किया याल्टा में सम्मेलन। उन्होंने सम्मेलन कहां किया बच्चा, उन्होंने याल्टा में एक सम्मेलन किया। अब जो याल्टा सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। और 51 देशों ने हस्ताक्षर करके कहा कि हम लोग एक संगठन का निर्माण करेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो लीग ऑफ नेशंस की उत्तराधिकारी थी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था आपका, लीग ऑफ नेशंस, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, तो इसकी उत्तराधिकारी संस्था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में बनाया गया। वो आपका कहां बनाया गया बच्चा, न्यूयॉर्क में बनाया गया। अब समझो, अब सबसे ज्यादा दबदबा किसका था, अमेरिका का। सबसे ज्यादा दबदबा किसका था, तो दबदबा था आपका अमेरिका का। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं तो हम लोग अध्यक्षता कर लेते हैं। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएनओ के पहले अध्यक्ष बन गए। बेटा रुक जाओ, अभी मैं नाजीवाद फांसीवाद फिर पढ़ाऊंगा तो वो लोग कहेंगे सर बीपेट के सिलेबस में ये है नहीं, यूपीएससी के सिलेबस में है नहीं, स्टैटिक जीके में ये आता नहीं है और आप अपने मन से पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर हम तुम्हारे चक्कर में सब लोग हमको कहेंगे, फिर हमें गुस्सा चढ़ने लगेगी, समझ आ गया। तो जो हम पढ़ा रहे हैं कृपया करके उसको पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो हेडक्वार्टर के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हेडक्वार्टर के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन डी रॉकफे, कौन बच्चा, जॉन डी रॉकफे। जॉन डी रॉकफे ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुमको न्यूयॉर्क में, इन्होंने 17 एकड़ की जमीन दे दी। इन्होंने जॉन डी रॉकफे ने 17 एकड़ की जमीन न्यूयॉर्क में दी और इसी 17 एकड़ की जमीन पर न्यूयॉर्क में, है ना, किसका, यूएनओ का मुख्यालय बनाया गया। इसका बनाया गया बच्चा, यूएनओ का मुख्यालय बनाया गया। अब इस यूएनओ का अपना एक संविधान होगा, इस यूएनओ का बच्चा अपना एक संविधान होगा और इस संविधान को प्रिपेयर किया था फील्ड मार्शल स्मट्स ने, ठीक है ना, जिसको कहते हैं चार्टर। समझो, यूएनओ के संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है ना। और इसको किसने बनाया था, फील्ड मार्शल स्मट्स ने, फील्ड मार्शल स्मट्स ने। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 51 देश थे, इन 51 देशों में भारत भी शामिल था। यानी कि यूएनओ के संस्थापक देशों में, यानी कि यूएनओ के संस्थापक देशों में कौन सा देश शामिल था, भारत भी शामिल था। तो भारत को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट मेंबर बनाने की बात हुई। लेकिन उस समय हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे, उस दिन हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे। तो इस हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में, है ना, भारत ने स्थायी सदस्यता ना लेकर अस्थायी सदस्यता ली और चाइना को आगे प्रोत्साहित किया। चाइना गद्दार निकला। आप कहते हैं चाइना का जो मार्ग होता है, चले तो चांद तक वरना तो वो शाम तक, समझ में आ गया। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है वो चांद तक ही चलती है, वो शाम तक नहीं चलती, वो चांद तक ही चलती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, पहले फटाफट इतनी बात बताई जल्दी से, यहां तक आपको समझ में आई। अभी हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, अभी यहां तक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बनता है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, रफ करना इसको, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको समझ ही गए हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुई है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा ना हो। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में आया भी है, तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, यह आपके यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम किसने दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम किसने दिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ही नाम दिया है। क्या, यूएनओ। क्लियर है बच्चा,
कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है यूएनओ का ध्वज देखा है? यूएनओ का ध्वज, अगर ध्वज नहीं देखा तो आप देखिएगा उस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है, याद रखिएगा उस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि आपसे, एक बार मैं एयरफोर्स का पेपर, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है कि मैं एयरफोर्स का पेपर देने गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक चित्र बना हुआ था और उसमें एक आसमानी रंग का चित्र बन के आया था, सफेद और आसमानी। उसमें पूछ दिया गया कि बताइए कि ये किसका मानचित्र है ना। तो उस समय मैं इतना पढ़ने में तेज नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो आंसर था आपका यूएनओ। लेकिन एक बात समझिएगा कि मैंने जिंदगी का पहला पेपर एयरफोर्स का दिया था, है ना, और उसमें पास नहीं हुआ। और जब जब मैं पास नहीं हुआ, मैंने आपसे बताया, जब जब मैंने कोई चीज स्टार्ट करी है और वो विफल हो गई है, तो अंत जीवन भर तक वो सफल रही है। और ऐसे ही हुआ, मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया, मेरा सफल नहीं हुआ, फिर मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया, वाई ग्रुप का, सफल हो गया। जैसे हमने अपना नाम सुना, जैसे नाम सुना ऐसे होता था, ऐसे बैठे रहते थे, नाम बोला जाता था, नाम जैसे बोला गया तुरंत ही ऐसे कपड़े अपने निकाल के, टी शर्ट निकाल के दौड़ना शुरू, थरथर 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 दौड़ना शुरू हो जाता था, है ना। फिर इसके बाद पोस्टमैन से आता था, है ना, कार्ड, अपना ग्रीन कार्ड वगैरह आता था, ठीक है। तो समझो आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं आपको, लगभग मान के चलो कि 2010 के आसपास की बात बता रहा हूं, ठीक है। अब तो पता नहीं क्या होता हो। तो यूएनओ को उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। और यूएनओ का जो ध्वज है उस पर आपका किसका मानचित्र बना हुआ बच्चा? विश्व का मानचित्र बना हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है यूएनओ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? यूएनओ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? जल्दी बताइए, यूएनओ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? आंसर है आपका 6। अब आंसर 6 है, याद रखिएगा। पहला अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशिया। फिर मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, याद रखिए क्वेश्चन बना है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश लैंग्वेज का ही बोलेगा, मजा आती है, ठीक है ना, स्पेनिश और रूसी, ठीक है। तो ये 6 भाषा, 6 होगा ना, 1 2 3 4, हाँ हो गई। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी, ये 6 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। लेकिन इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? कार्यकारी भाषा समझ रहे हो, यानी कि जो भी लिखा पढ़ी होती है यूएनओ की, है ना, उसकी भाषा कौन सी है? तो या तो अंग्रेजी या तो फ्रेंच, या तो अंग्रेजी या फिर फ्रेंच, याद रखिएगा, है ना। कितनी भाषाओं को इसने मान्यता दे रखी है? तो आपका आंसर 6 है। कार्यकारी भाषाएं कौन सी है? तब आपका आंसर आएगा अंग्रेजी या तो फ्रेंच। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पेड बैच में आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। पेड बैच में आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं दे रहा हूं बच्चा, ठीक है। बिल्कुल सही बच्चा, हाँ ठीक है। बिग फैन करके इतना ज्यादा ऑल इज वेल ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आप ले शाउट दे, क्या शाउट है? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चा? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे थे, यूएनओ। तो यूएनओ के कितने अंग हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो आपका आंसर आएगा यूएनओ के बेटा 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं बेटा? 6 अंग हैं। जैसे कौन कौन सा है? महासभा। चलो, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ बच्चा कि महासभा की अध्यक्षता या महासभा की सम्मेलन कब होता है? हर वर्ष महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है? अरे हाँ कि ना? हर वर्ष अगर महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि महासभा की मीटिंग कब होती है? जल्दी बताओ। महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है। महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है। तो अधिवेशन वो कब होता है और कौन से महीने में होता है? जब तक आप ये बताओ तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। महासभा सुरक्षा परिषद, ये 6 अंक समझ लीजिए। महासभा सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और सचिवालय,
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इतने ये आपके होते हैं 6 सदस्य। समझिएगा इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 6 अंग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की कार्यपालिका किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की कार्यपालिका किसे कहते हैं, या फिर पूछा जाए आपसे कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। यदि मैं कह दूं विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। यदि मैं आपसे कह दूं विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो यहां समझिएगा, अब आराम से समझिएगा बेटा। विश्व का पुलिसमैन, यूट्यूब पे बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है ना। आराम से पेट बैच में आराम से पढ़ाते हैं, आराम समझा समझा के नाम ले लेके, यार सर समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। सतीश प्रजापति बिल्कुल सही है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, बहुत बढ़िया। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, लाइक नहीं किया आपने अभी तक, 750 से ऊपर लोग हमारे पास हैं, लेकिन इसमें लाइक सिर्फ 688 हैं। लाइक तो बनता है, 688 है, इसको फटाक से 800 के ऊपर ले जाओ, 900, 1000 ले जाओ, फटाफट ले जाओ, है ना। चलो, तो सचिवालय। अब क्वेश्चन बनता है विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं, यूएनओ में पूछा जाता है तो सुरक्षा परिषद। यूएनओ का कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद। लेकिन अगर विश्व का पुलिसमैन पूछा जाए और आपका आंसर सुरक्षा परिषद ना हो, यदि ऑप्शन में सुरक्षा परिषद ना हो, तो आपका आंसर आता है इंटरपोल, तब आपका आंसर आता है इंटरपोल। तो इंटरपोल को भी दुनिया का पुलिसमैन या विश्व का पुलिसमैन कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लियोन्स फ्रांस में है। कहां पर बच्चा, लियोन्स फ्रांस में है। समझ में आ गया। तो विश्व का पुलिसमैन के 2 क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। जिंदगी में ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब कहने के लिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो न्याय परिषद है, हाँ, ये जो न्याय परिषद है ये न्यास परिषद है, ठीक है ना। ये जो न्याय परिषद, इसको न्यास परिषद कहते हैं, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, राजीव श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये आपके 6 अंग हो गए, जिसमें से हमने आपको बताया कि कार्यपालिका किसे कहते हैं यूएनओ की, हमने बता दिया। यूएनओ में विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं, ये बता दिया। इसका विश्व का पुलिसमैन और किसे कहते हैं, तो ये बता दिया। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, इसको जल्दी से नोट कर लिया आपने। यस सर, नोट कर लिया। ओके, फटाफट बोलो, और बोलो जल्दी से, सब फटाफट नोट कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है महासभा से, अगर हम क्वेश्चन पूछना शुरू करें तो महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है। महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है। महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। यह अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को ही आयोजित होता है। महासभा में प्रत्येक देश, महासभा में प्रत्येक देश, है ना, अधिकतम, प्रत्येक देश से अधिकतम 5 सदस्य ही आ सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। महासभा में अधिकतम कितने सदस्य आ सकते हैं एक देश से, तो प्रत्येक राष्ट्र महासभा में ज्यादा से ज्यादा कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, तो 5 भेज सकता है। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब एक और बात, ये जो 5 सदस्य गए हैं ना, ये जो 5 सदस्य गए हैं, ये जो 5 सदस्य गए हैं, अगर ये वोट अलग अलग भी डालते, यदि कोई प्रपोजल पास हुआ और उसमें अगर ये उनको वोट डालना है, तो अगर ये 5 देश, अगर एक देश के 5 लोग जाएं, चाहे 2 लोग जाएं, चाहे 3 लोग जाएं, ये वोट जो डालते हैं इनका एक ही वोट काउंट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि 5 प्रतिनिधियों का वोट एक ही माना जाता है। क्या ये बात सत्य है ना महासभा में, तो आपका आंसर आएगा यस सर, सत्य है। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ का बजट कौन नियंत्रित करता है। यूएनओ का बजट, है ना, यूएनओ का बजट कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर आएगा महासभा। यूएनओ का बजट कौन नियंत्रित करता है, तो यूएनओ का बजट भी आपका महासभा नियंत्रित करती है। कोई दिक्कत, वेरी गुड। ठीक है, नहीं लाइक कर दो यार, अभी 700 800 790 लाइक पहुंचे हैं। नहीं, लाइक करते चलो यार, पहले लाइक करते चलो, ऐवे नहीं चलेगा। गुरुजी आपसे पढ़कर लगता है उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद सर, अगर आप पहले मिल गए होते तो हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते अभी तक। थैंक यू सर। ओके, जनरल असेंबली, ठीक है, हाँ, तो समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है यूएनओ के बजट को कौन नियंत्रित करता है, तो महासभा नियंत्रित करती है। अच्छा समझिएगा, देखो कौन सा देश नया बनेगा, समझिएगा। यूएनओ में कौन सा
नया राष्ट्र शामिल होगा? क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ में कौन सा नया राष्ट्र शामिल होगा? शामिल होगा, समझिएगा, यूएनओ में कौन सा राष्ट्र शामिल होगा? जैसे यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं। यूएनओ में वर्तमान में, नहीं बेटा अंकित शुक्ला जी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक देश से 5 लोग गए हैं तो वो 5 लोग एक ही मत पे वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन 5 लोगों ने अलग अलग वोट कर दिया, ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। एक ही वोट माना जाता है और उनको सर्वसम्मति से वो 5 वोट देने होते हैं, ठीक है। अपनी मनमानी नहीं चलेगी यहां पर। तो यूएनओ में कौन सा नया राष्ट्र शामिल होगा, इस बात का निर्णय है ना, इस बात का निर्णय सुरक्षा परिषद की सलाह पर, इस बात का निर्णय सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा किया जाता है। याद रखना बेटा ये सब, ठीक है। तो नए राष्ट्र को शामिल करने का काम किसका है? महासभा का। लेकिन महासभा इसके पहले किसकी सलाह लेती है? तो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। ओके सर, लाइक को 3 के पहुंचा देंगे आज। अगर 3 के पहुंचा दोगे पक्का? चलो देखते हैं भाई, 3 के पहुंचा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं बच्चा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद को आप जानते हैं, हमने बता दिया, इसको विश्व का पुलिसमैन कहते हैं और यूएनओ की कार्यपालिका होती है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं बच्चा? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। अब इन 15 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके स्थायी सदस्य और एक है आपके अस्थायी सदस्य। एक है आपके स्थायी सदस्य और एक है आपके अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये स्थायी होते हैं, मतलब कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल आपका 2 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें इनमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक क्या होते हैं बच्चा? आपके अस्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कुछ नहीं होता, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आपका कब होता है भैया? मात्र 2 साल का होता है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो सुरक्षा परिषद की होती है। समझिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है एक्चुअली वो किसकी होती है बेटा? सुरक्षा परिषद की होती है। अरे हाँ कि ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ओके ओके ओके, वेरी गुड। मान के चलो कोई प्रस्ताव पास हो रहा है, मान के चलो कोई प्रस्ताव पास हो रहा है ना। अब जो प्रस्ताव पास हो रहा है, सुनो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप समझो। मान के चलो कोई प्रपोजल आया कि एसएसजी गुरुकुल में जो शुभांशु सर पढ़ाते हैं, सर पेड बैच कैसे ले? विकास मौर्य जी अभी 12 पास हुए हैं। रुक जाओ बच्चा, बता रहे हैं। आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो स्क्रॉल किए जो नंबर चल रहे हैं इस पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। और अभी आप 12 पास हुए हैं तो अभी आप 1 डे लेवल के जीएस हमसे पढ़िए, ज्यादा भयंकर मत पढ़िए, ठीक है। और नीरज जी कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, मैं देख रहा हूं आपने लिखा है कि सर एक दिन आपके 2 मिलियन से ज्यादा लाइव होंगे, लाइक होंगे। धन्यवाद, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, है ना। विकास मौर्य बेटा रो नहीं, आपको पेड बेच लेना तो रो क्यों रहे हो, है ना। पेड बेच लेने को रोया नहीं जाता, पेड बेच ले रहे हो तो नहीं हंसो, समझ में आ गया। आप मेरे बहुत करीब आ रहे हो, पेड बेच लेने का मतलब है आप मेरे बहुत करीब आ गए हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्थायी सदस्य है इनकी संख्या कितनी है? जो स्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या है आपकी 5 और जो अस्थायी हैं इनकी संख्या होती है 10, ठीक है। तो यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है और जो स्थायी है उनकी संख्या 5 है। वो 5 कौन कौन से? भाई जो मित्र राष्ट्र हैं उन्हीं को कहते हैं आपका, जैसे ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। तो ABCFR, ABCF और R, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया ये इसके स्थायी देश हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था, मान के चलिए किसी प्रस्ताव को पास होना है, तो पास होने के लिए 15 में से है ना, 15 में से कितने सदस्य सहमत होने चाहिए? कितने सदस्य सहमत होने चाहिए? जल्दी बताइए, कितने सदस्य सहमत होने चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये 5 जो स्थायी हैं, है ना, इनका सहमत होना बहुत आवश्यक है। यदि इन 5 में से एक भी व्यक्ति गुस्सा गया कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना,
इसमें से किसी ने कह दिया नहीं हम नहीं मानेंगे, तो मतलब उसने वीटो का यूज कर लिया। वीटो का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी कि जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ये जो संख्या 5 वाली लिखी है, ये जो स्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल कुछ होता नहीं है, ये परमानेंट हो गए हैं और इनके पास वीटो पावर आ गई है। कौन सी पावर आ गई बच्चा? वीटो पावर आ गई है। ये वीटो क्या होता है? सर्वसम्मति होती है, मतलब 5 में से पांचों लोग कहने चाहिए हां हां, 5 में से 4 ने कहा हां और 1 ने कहा नहीं, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अरे भैया यूएनओ का बजट से क्या मतलब है? यही नहीं पता चल रहा है, बजट नहीं होता है हर चीज का, हर संगठन का अपना एक बजट होगा ना, आपके घर का भी अपना एक बजट होगा, आपका भी अपना एक बजट होगा। समझ में आ गया? सर आपकी कोचिंग लखनऊ में कहां चलती है? केशव नगर फजुल्लागंज। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं समझो, मैं क्या बता रहा हूं समझो, मैं क्या बता रहा हूं समझो। ठीक है, लाइक करते चले जाओ बस फटाफट, और लोगों से सब्सक्राइब करवाते चले जाओ, लोगों से सब्सक्राइब करवाते चले जाओ। मेरी आस है मैं बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखना चाहता हूं अपने पास। मुझे भी गोल्ड बटन और डायमंड बटन दिखाना है आप लोगों को, है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। सर वीडियो नहीं चल रही मेरी ऐप पर। बेटा एप्लीकेशन अपडेट कर लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ थोड़ा सा, है ना? हाँ, तो मनीष अकेला ने बता दिया 9 सदस्य, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। समझो 15 में से 9 सदस्य, समझना 15 में से 9 सदस्य सहमत होने चाहिए, 15 में से 9 सदस्य सहमत होने चाहिए, मतलब ये 5 तो पूरे होने चाहिए, इसके अलावा जो 10 बचे हैं इन 10 में 4 लोग होने चाहिए, मतलब टोटल 9 सदस्य सहमत होने चाहिए। लेकिन इनका सहमत होना बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी अगर सहमत नहीं हुआ तो वो प्रस्ताव कभी पास नहीं होगा, वो प्रस्ताव कभी पास नहीं होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए सर्वप्रथम वीटो पावर किसने यूज की थी? बताओ सर्वप्रथम वीटो पावर किसने यूज की है। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा बार वीटो पावर किसने यूज की है। तीसरा क्वेश्चन कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा बार वीटो पावर किसने यूज की है। जल्दी बताओ, ये 3 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से यार, अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्लास शुरू हो गई है। चलो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वप्रथम वीटो पावर किसने यूज किया, सर्वप्रथम वीटो पावर किसने यूज किया। अच्छा कल महासंग्राम है, कल आपका सुबह से महासंग्राम शुरू हो जाएगा। सुबह पहले आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी, फिर आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। विक्की राठौर जी कहाँ हो रहे हो? विक्की राठौर क्या परेशानी बेटा ऐप पर, जल्दी बताओ कौन से ऐप पर परेशानी है, एसएसजी कोचिंग वाले की गुरुकुल वाले, जल्दी बताओ। तो सर्वप्रथम वीटो पावर किसने यूज किया, यह क्वेश्चन मैंने पूछा कि सर्वाधिक बार वीटो पावर किसने यूज किया, सर्वाधिक बार वीटो पावर किसने यूज किया, सर्वाधिक बार वीटो पावर किसने यूज किया। और तीसरा क्वेश्चन है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के अड़ंगा किसने लगाया, भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक बार वीटो पावर किसने यूज किया, भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक बार वीटो पावर किसने यूज किया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर आएगा 1971 में सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया था, सबसे ज्यादा बार वीटो पावर रशिया ने यूज किया है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा वीटो पावर आपका चाइना ने यूज किया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको रट्टा मार लेने हैं। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए तब चाइना आएगा। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है तो आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने आपको अंग बताए थे ना, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करता है, तो यूएनओ का कौन संघ करेगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद करेगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय भी क्या होगा, न्यूयॉर्क में होगा। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अगला क्वेश्चन और बनता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 54। कितना आंसर आएगा बच्चा, 54 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से, एक क्वेश्चन और बनता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका दी हैग नीदरलैंड है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है, तो दी हैग नीदरलैंड है। नीदरलैंड का पुराना नाम था हालैंड, तो हालैंड का नया नाम क्या है, नीदरलैंड।
हालैंड का नया नाम क्या है? तो नीदरलैंड है। क्लियर है? तो हालैंड का नया नाम नीदरलैंड है बच्चा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर नीदरलैंड अलग है, हालैंड अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो पढ़ने वाले हैं संगठन से, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं यूएनओ के, है ना? तो अगर मजा आई तो फटाफट सर बोलो। हाँ सर, दी हैग में है। हाँ बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैग में है। सुरक्षा परिषद का न्यूयॉर्क में है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का भी न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना? और जो मंजिल है वो 39 मंजिल का बना हुआ है। 39 मंजिल का हेडक्वार्टर है भाई साहब। 39 फ्लोर है उसमें। अच्छा, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि महासचिव से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सचिवालय को जो संभालता है, जो सचिवालय को संभालता है वो महासचिव होता है ना? अब क्वेश्चन बनता है कि महासचिव की बात की जाए, यदि हम लोग महासचिव की बात की जाए तो पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर आएगा त्रिगवेली। लेकिन क्वेश्चन यहीं से नहीं बन जाता है, बनता है त्रिगवेली किस देश के थे? तो नॉर्वे। क्वेश्चन यहां से बनता है, त्रिगवेली किस देश के थे? तो नॉर्वे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी वो यूएनओ के महासचिव कौन थे, है ना? तो विमान दुर्घटना में मरने वाले यूएनओ के महासचिव कौन थे? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। विमान दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में मरने वाले, विमान दुर्घटना में मरने वाले, है ना, यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो डैग हैमरशोल्ड। कौन थे बच्चा? डैग हैमरशोल्ड। कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, विश्वास मानो, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आप, अगर आप मेरे विद्यार्थी हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता आपका। ठीक है ना? एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। ओके, हाँ, याद रखना है आपको। तो विमान दुर्घटना में मरने वाले जो यूएनओ के महासचिव थे उनका नाम क्या है? तो डैग हैमरशोल्ड। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। आग लगा दी सर आपने गुरुदेव। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, एनडीए के पेपर में साथ आया था, एनडीए के पेपर में आया था कि बताइए यूएनओ का वो महासचिव, यूएनओ का वो महासचिव जो घाना देश से था, यूएनओ का वो महासचिव जो घाना देश से था, यूएनओ का वो महासचिव जो घाना देश से था। अब घाना को कहते हैं गोल्ड कोस्ट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी आ गया, अगर आपसे पूछा जाए घाना देश का पुराना नाम क्या था, तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको सारे बता ही डालूं, है ना? तो आप लोग बताइएगा कि कौन किस देश के था। आप बताइएगा, है बच्चा? आप बताइएगा कौन किस देश से था। डैग हैमरशोल्ड। तीसरा, यू थांट। ठीक है, मैं आपको यहां पर, मैं आपका यहां पर महासचिव लिख रहा हूं और आपका नाम काम है कि आप इसको बताइए ये किस देश के होंगे। और हाँ कि ना? ठीक है सर, ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट। बता पाओगे? अगर बता पाओ तो मैं लिखूं, ना बता पाओ तो मैं ही पूरा लिख दूं, जैसा बताओ। अगर ना बता पाओ तो मैं ही लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान के तो बता ही सकते हो, एंटोनियो जो गुटेरेस हैं, वर्तमान के तो बता ही सकते हो ना। देखो, सारे, अगर आप सारे याद कर सकते हो तो सारे याद कर लेना, सारे नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? बहुत आसान से हैं। वे बुतरस घाली होंगे, कोफी अन्नान होंगे, फिर बान की मून होंगे। कोफी अन्नान होंगे, फिर आपके बान की मून होंगे, फिर आपके एंटोनियो गुटेरेस होंगे। एंटोनियो गुटेरेस त्रिगवेली की हैं? स्वीडन के हैं, नॉर्वे के हैं, पुर्तगाल के हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बता दिया, दीपक यादव ने बता दिया पुर्तगाल के हैं। बहुत बढ़िया। अब सब लोग पुर्तगाल पुर्तगाल बता रहे हैं। सर आप बता दो, हम लोग तुक्का मारेंगे। नहीं, तुक्का मारो। देखो, तुक्का मारने से भी कई बार प्रॉफिट होता है, ऐसी बात नहीं, तुक्का मारने से प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए। तो डैग हैमरशोल्ड, सॉरी, कौन सबसे पहले देखते हैं? त्रिगवेली। त्रिगवेली है नॉर्वे के और इसके हैं, ये है स्वीडन के।
ये है स्वीडन के। यूथाट ये है म्यांमार के, जो यूथाट। अच्छा, राजधानी अगर आप बताते चलेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, अगर आप राजधानी बताते चलेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। सबकी राजधानी बताते चलो बेटा, अरे ये नहीं बता रहे तो यही बताते चलो, राजधानी बता लो। बुतरस घाली घाना, देखो बुतरस घाली घा से, घाली और घा से नहीं, बुतरस घाली आपके घाना के नहीं, बुतरस घाली आपके मिस्र के हैं, सॉरी, बुतरस घाली आपके मिस्र के हैं। कोफी अन्नान होंगे ना, बुतरस घाली मिस्र के होंगे, ठीक है ना। आप लगता है बुढ़ापा आ गया अच्छा खासा। कोफी अन्नान घाना के होंगे। बान की मून साउथ कोरिया, बान की मून साउथ कोरिया, और एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। चलिए, नहीं राजधानी बताओ, फटाफट बताओ। यूथाट बर्मा के, अरे बर्मा मतलब वही म्यांमार, यूथाट जो है वो बर्मा मतलब म्यांमार। किसी ने घाना की राजधानी नहीं बताई, घाना की राजधानी बताइए बेटा, घाना की राजधानी बताओ बच्चा, घाना की राजधानी। लगता देर में पहुंच रही क्या? म्यांमार के नेपीदा, ओके नेपीता है। उद्गार की राजधानी निपलस, लिस्बन, पुर्तगाल है, उद्गार नहीं है देवेश। नॉर्वे की ओस्लो, देव चौधरी ने पूरा बताया है। अकरा, हसन क्या नाम, हसनैन 2-3 खान, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बताऊं, एक बार मैं बताऊं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। म्यांमार की राजधानी है नेपीता। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। पेरू, पेरू की क्या है, पेरू की जलधारा, आपने पढ़ाई थी हमने, पेरू की जलधारा जिसको हम्बोल्ट कहते हैं। पेरू किसी ने नहीं बताया? हाँ, ऑस्ट्रिया की वियना है। पेरू किसी ने बताया? पेरू की किसी ने बताया था? अकरा सबने बताया, अकरा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही होगी बेटा, यहां से सब कुछ सही है। घाना की अकरा ऐसा ठीक है। डेनमार्क, अरे स्वीडन की कोपनहेगन कब से हो गई देव चौधरी? स्वीडन की कोपनहेगन कब से हो गई? पेरू की किसी ने बताई नहीं आज तक। चलो पेरू की लीमा है, पेरू की लीमा। अरे यार सब गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, चलो कोई नहीं मैं बताता हूं, लिख लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम, स्वीडन की स्टॉकहोम। म्यांमार की नेपीता, नहीं पीता, क्या नहीं पीता? वियना। पेरू की लीमा। मिस्र की काहिरा, मिस्र की काहिरा। घाना की अकरा। साउथ कोरिया की सियोल, साउथ कोरिया सियोल। पुर्तगाल की लिस्बन, पुर्तगाल की लिस्बन। हाँ अब लाइन से मार, लीमा लीमा लीमा, है ना, लीमा, वॉशिंग पाउडर लीमा। चलो तो ये हो गए महासचिव, ठीक है। तो कौन सा किस देश का है वो ही बता दिया। तो फाइनली हम लोगों ने यूएनओ से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसका समापन कर लिया। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने 1 घंटे में यूएनओ की धज्जियां उड़ा ली, जितने क्वेश्चन बनते थे यूएनओ से वो सब हम लोगों ने कर लिए। और 900 1008 लाइक हैं। मैं आज कम से कम कुछ नहीं तो 1500 लाइक लेकर जाऊंगा, आज कम से कम मैं 1500 लाइक लेकर जाऊंगा। अब इसी में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये बाबूराव का स्टाइल है, इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछूं, इसको रफ कर रहा हूं। ये जो कोफी अन्नान लिखा था, कॉफी, ये जो कॉफी लिखा था कोफी अन्नान, कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार मिला था। कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। कोफी अन्नान को उत्तराखंड हाई कोर्ट, रुक जाओ यार, है ना। तो कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 2001 का, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रबड़ कहां है? हाँ क्वेश्चन, रुक जाओ, मैं महासचिव मिटा रहा हूं और मैं कुछ जो देश लिखे हुए हैं इन देश से कम, यही आपके ऑप्शन है, यही आपके ऑप्शन है। बताओ स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, देखते कौन बता पाएगा। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये आपके ऑप्शन लिखे हुए, जो देश लिखे हुए ना सारे, ये सारे देश और उनकी जो राजधानी, इसी में कोई ऑप्शन होगा। तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं?
अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंटरनेशनल एसिड रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? इंटरनेशनल एसिड रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय क्या है? चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि, बताइएगा बच्चा जल्दी बताइएगा कि राजाओं की घाटी कहां पर है? राजा की घाटी कहां पर है? राजाओं की घाटी कहां पर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि अल्फ्रेड नोबल है ना किस देश के थे? अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? सर मुझे आपकी जीएस की पूरी वीडियो चाहिए, उसके बारे में बताइए। संदीप जी, संदीप जी कुछ नहीं करना आपको, संदीप कुमार जी के गुरुजी हरियाणा एसआई का क्वेश्चन बहुत हार्ड बालो का लिखा है यार, हरियाणा क्वेश्चन हार्ड बालो, भाई एक बार फिर लिख दो यार, भूल गया मैं, बता नहीं है। हाँ तो सारे क्वेश्चन बताओ, 5 क्वेश्चन के आंसर बताओ, ये आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। संदीप कुमार जी के जी बेटा जो आपने बोला था हरियाणा वालों, वो हरियाणा वालों पर फिर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार पुरुरवा और उर्वशी संवाद बता दीजिए। लड़का राहुल सुखदेवे, लड़का जो है बिल्कुल वो हो रहा है, क्या नाम है उसका, दिल मचल रहा उसको है। चलो देखो, उर्वशी जो थी वो स्वर्ग लोक से आई हुई अप्सरा थी, अरे हाँ कि ना, देवों के राजा इंद्र में अपना वो नृत्य किया करती थी। चलो कभी हम आपको और बात बता दे तो है, क्योंकि मैं बताऊंगा उर्वशी ने 2 मेमने पाल रखे थे, उनके साथ अलग से किस्सा है। अभी किस्सा अगर मैं सुनाने बैठ गया तो फिर तो जो पढ़ने आए हैं वो तो कहेंगे बाय, है ना, ठीक है। तो ये किस्सा है, आप हमसे कोई भी कुछ पूछिए मैं आपको सब बताऊंगा। चलो तो मैं बताता हूं आपको, स्वर्ण पैगोडा का देश, पैगोडा मतलब होता है बौद्ध मंदिर, सुंदर सा बौद्ध मंदिर, सुंदर सा बौद्ध मंदिर, ओके। स्वर्ण पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। इंटरनेशनल एसिड रेन रिसर्च सेंटर, विश्व में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा जो होती है वो ओस्लो में होती है, नॉर्वे में, इसलिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही अम्लीय वर्षा अनुसंधान केंद्र बनाया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। राजा की घाटी और पंजशीर घाटी आपकी अफगानिस्तान में है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, मैं देख रहा था कोई बताएगा। अगला, अल्फ्रेड नोबल का जन्म आपका स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। सर बायोलॉजी बहुत हार्ड आती है आपकी, स्पेशल साइंस मैंने 10 बार पढ़ ली है, पढ़ ली बहुत है, या और भी चाहिए? नहीं बेटा, अगर आपने मेरा साइंस स्पेशल बैच पढ़ लिया है तो इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। अगर वो कार्ड डेटा, नॉन कार्ड डेटा, अगर ये सब पूछने पे आ जाता है तो उसको पढ़ लीजिएगा। कार्ड डेटा, नॉन कार्ड डेटा, कौन कौन से सूची हमने नहीं पढ़ाई आपको, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी साइंस की धज्जियां उड़ा दी है। विजय मौर्य जी मेरा नाम बोलिए, तेरा नाम लिया, क्या तूने सिलेक्शन लिया? नहीं लिया ना, तो ले। तो एक हम लोगों ने संगठन फाइनली पढ़ा, उस संगठन का नाम था यूएनओ। क्या नाम था बच्चा? यूएनओ, है ना। अच्छा, यूएनओ में कहो, मैं थोड़ा सा इसी को खींच देता हूं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात ही खींच देते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको मैं हल्के में नहीं लेता हूं, इसको मैं पूरी बात बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की पूरी बात बता देते हैं। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 3 अप्रैल 1946 को, आज मैं दिल से पढ़ाई देता हूं, ठीक है। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है आपका दी हैग, ये कहां पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो दी हैग नीदरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अपना एक अलग सा संविधान है, जिसमें आपके 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मन हो तो पढ़ो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो न्यायाधीशों की संख्या है 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर आएगा 15। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, तब आपका आंसर आएगा 9 वर्ष के लिए। यानी कि कार्यकाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कार्यकाल आपका होता है 9 वर्ष के लिए। आराम से सुनते रहो। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला न्यायाधीश जो भारतीय था वो कौन था, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्या आएगा बच्चा आंसर? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो ये पहले भारतीय थे, याद रखिएगा।
यूएनओ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष बाद है ना सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा 5 न्यायाधीश। ठीक है ना? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हर 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा 5 न्यायाधीश। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या होगी? वही जो यूएनओ की थी, अंग्रेजी और आपकी फ्रेंच। तो इसकी भी आपकी होगी अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में मुख्य शर्त एक होती है, जो क्या होती है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से कभी भी चुने नहीं जा सकते। 2 न्यायाधीश कभी भी एक ही देश से चुने नहीं जा सकते। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर। जैसे नया राष्ट्र कोई शामिल हो रहा था तो महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर इसको शामिल कर रही थी। अगला क्वेश्चन, यूएनओ में टोटल कितने लोग थे? मैंने आपको बताया था 193। और लास्ट में कौन सा जुड़ा था? तो आपका आंसर था दक्षिणी सूडान। आपका आंसर क्या था? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा, है ना? दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर आएगा जूबा। वेरी गुड। क्वेश्चन बनता है, क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई न्यायाधीश रिटायर होने के बाद क्या दोबारा चुना जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, चुना जा सकता है। ओके 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 ओके। अगला, जो न्यास परिषद है उसका मुख्यालय भी आपका न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है ना? सबका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में ही रहेगा, याद रखिएगा, सबका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में ही रहेगा। बस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका दी है कि नीदरलैंड में है। ओके, वेरी गुड।